हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे एलिमेंट के बारे में जो केमिस्ट्री का शाहरुख खान है। यानी वह हर जगह है, तुम्हारे हाथ में पेंसिल से लेकर खाने तक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कार्बन की। ये पीरियोडिक टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि आप देख रहे होंगे कि इस पे एक पूरा चैप्टर बन गया है। लेकिन यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर जगह अवेलेबल है। इसकी अमेजिंग बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज और वर्सटाइल नेचर इसे इतना खास एलिमेंट बनाता है। वैसे मैं इस चैप्टर में आपको अपनी पर्सनल ट्रिक्स भी शेयर करूंगा कि आप कैसे किसी भी कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हैं और कैसे कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग टिल दी एंड। इससे पहले हम चैप्टर को आगे पढ़ना स्टार्ट करें, मुझे आशा है कि आपको कंपाउंड फॉर्मेशन और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा, जो हमने एटम्स और मॉलिक्यूल क्लास 9th चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपको यह नहीं आता तो लास्ट में ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके इस टॉपिक को देख सकते हैं। ऑल्दो मैं आपको जहां इन कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वहां थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 4, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड। पहले हम थोड़ा कार्बन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,4, यानी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट मीन्स कार्बन की जो वैलेंसी होगी वे होगी 4। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यह बॉन्ड कैसे बनेगा। ना तो यह इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ना ही लूज। इट मीन्स है आयनिक बॉन्ड, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड नहीं बना सकता। तो कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, यानी कि ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बना हो। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें पता है हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। उसके लिए या तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए टू फिल इट्स ऑक्टेट। तो कार्बन को चाहिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंसी सेल, लेकिन उसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन किसी और एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। जैसे अगर हम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएं तो हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, उसे भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और वे स्टेबल हो जाए। वहीं कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स और उसे भी और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि उसके आउटर मोस्ट सेल में हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन्स और वे भी स्टेबल हो जाए। तो जब 4 हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करते हैं और कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है तो दोनों स्टेबल हो जाते हैं, यानी दोनों खुश हो जाते हैं और एक नया कंपाउंड बनता है जो कि है CH4, यानी कि मीथेन। वैसे CH4 क्या है इसके बारे में हम बाद में डिटेल में जानेंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कार्बन क्यों नहीं 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करके खुद को स्टेबल कर आयोनिक बॉन्ड बना ले, यानी कि कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है। तो देखो, हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है वह इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करे रखता है। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करे रखते हैं। तो इमेजिन करो अगर कार्बन किसी और एटम से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और केवल 6 प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस के लिए ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा कि वे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकें। यानी कि न्यूक्लियस में मौजूद केवल 6 प्रोटॉन्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा कि वे 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करें। इसीलिए जो बॉन्ड है वे नहीं बन पाएगा। सिमिलरली अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहेगा तो वह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है वह अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़े रखता है और अगर वह लूज करना भी चाहेगा तो काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, जो कि कार्बन के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। इसलिए जो कार्बन है वह हमेशा सिंपल रास्ते को चुनेगा, यानी कि वह इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा विथ अदर एटम्स टू मेक हिमसेल्फ स्टेबल। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने आयनिक कंपाउंड्स के बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था कि वे ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, यानी उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। साथ ही साथ वे गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड है वे इससे टोटली अपोजिट हैं। कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनते हैं। ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वे भी काफ़ी लो होता है एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। तो अगर आपके एग्ज़ाम में इनके बीच का डिफरेंस आ जाए तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो यारो, जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वे भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड।
जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा, यानी कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और बॉन्ड को फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक हाइड्रोजन। हमें पता है कि हर एलिमेंट खुश होना चाहता है और उसके लिए वह स्टेबल होना चाहता है, और जो हाइड्रोजन एलिमेंट होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और स्टेबल होने के लिए उसे अपने वैलेंसी सेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जब एक हाइड्रोजन एटम और एक और हाइड्रोजन एटम मिलके एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो ऐसे में दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड है डबल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, यानी कि एलिमेंट्स अपने दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर कर बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन में दो एटम्स एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं। हमें पता है कि ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसे स्टेबल होने के लिए या तो लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ज़्यादा ईजी होगा रादर देन लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जिसके कारण उनका वैलेंसी सेल कंप्लीट होगा और वे स्टेबल होंगे। और फाइनली ये दोनों एटम्स डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अगर आपको वैलेंसी सेल या फिर कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहे हैं यह नहीं पता है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके क्लास 9th के इस चैप्टर को देखिए, खासकर कंपाउंड फॉर्मेशन वाले टॉपिक को। तीसरे प्रकार का बॉन्ड है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में यहाँ जो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे शेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन एटम से 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो वहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल से एक बार और बॉन्डिंग को समझा देता हूँ, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये टॉपिक न केवल अभी के लिए बल्कि 11th और 12th और फ्यूचर केमिस्ट्री के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH4 यानी कि मीथेन। आप इसके नाम पे मत जाइए, क्योंकि यह कैसे बना मैं आपको यह IUPAC वाले टॉपिक में डिटेल में बताऊंगा। आप केवल बॉन्ड कैसे बना है उस पर ध्यान दीजिए। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से बना है। कार्बन के पास है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 हाइड्रोजन के पास है एक एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन खुश होने के लिए यानी स्टेबल होने के लिए उसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि उसके सेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो वह 4 हाइड्रोजन एटम कार्बन से अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और वह स्टेबल हो जाएंगे। सिमिलरली कार्बन भी उन 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन के कारण स्टेबल हो जाएगा। इन सिंपल टर्म्स यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे शेयर हुए हैं, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। आई होप आपको बॉन्डिंग वाला टॉपिक क्लियर होगा। एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो जो ये मीथेन कंपाउंड है ये एक फ्यूल की तरह भी यूज होता है और यह बायोगैस और CNG का मेजर कंपोनेंट है। इसके रिलेटेड आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। Our next topic is एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोप्स कुछ नहीं ऐसे कंपाउंड है जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वे सेम होती है, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है। इन्हीं को हम कहते हैं एलोट्रोप्स। मेनली कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं, जो कि है ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फ्लोरीन। जो ग्रेफाइट है वे पेंसिल बनाने में यूज़ होता है। डायमंड जो कि हार्डेस्ट नेचुरल एलिमेंट है वे भी कार्बन से ही बना है। तीसरा है बकमिंस्टर फ्लोरीन, ये भी जो है कार्बन का एलोट्रोप है। जैसे इसका नाम अजीब है वैसे इसका जो स्ट्रक्चर है वे भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कई बार आपके एग्ज़ाम में कार्बन के 3 एलोट्रोप्स की एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, तो आप इन सब के नाम लिख दीजिएगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कार्बन इतना खास एलिमेंट क्यों है, विद द हेल्प ऑफ मेनली 2 प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, एबिलिटी टू जॉइन विथ वन अदर और एबिलिटी टू क्रिएट बॉम्ब्स टू फॉर्म लार्ज चेन इज नोन एज कैटिलेशन। तो जो कार्बन है उसके पास एक अमेजिंग प्रॉपर्टी है, जो कि है टू क्रिएट बॉम्ब्स टू फॉर्म लार्ज चेन, यानी कि वह बॉन्ड बनाकर काफ़ी बड़ी बड़ी चेन्स को फॉर्म कर सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। कार्बन के पास एक खास पावर है कि वह 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। इसी के कारण काफ़ी सारी चीज़ें जो हम अपने आसपास देखते हैं वह कहीं ना कहीं कार्बन से बनी है, और यही कॉन्सेप्ट है टेट्रावैलेंसी।
Our next topic is saturated and unsaturated carbon compounds. तो जो अब मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि आपको यह पहली बार में समझ में ना आए। तो अगर आपको यह समझ में ना आए तो वीडियो बंद करके मत जाना। मैं जो भी आपको बताऊंगा उसको आप ध्यान से सुनना, नोट्स बनाना एंड वीडियो को फिर दोबारा प्ले करके देखना। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप इन टर्म्स को दिमाग में ध्यान से याद रख लीजिएगा। अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो हम उसे मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, सिमिलरली 6 कार्बन को हेक्स एंड 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नन और 10 कार्बन को हम डेक कहेंगे। ये टर्म्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप 10 बार लिख के ध्यान से याद कर लो और अगर ये नहीं आएंगे तो आगे चैप्टर में तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए एक बार वीडियो को पॉज करो और इनको 10 बार कॉपी में लिख के ध्यान से याद करो। आई होप आपने ये टेबल याद कर ली होगी। तो इसी में एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है जो कि है हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हों। तो जैसा कि हमने बॉन्डिंग वाले टॉपिक में पढ़ा था कि बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो इन तीनों बॉन्डों को हम 2 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। पहला है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो कार्बन कंपाउंड सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं उन्हें हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं और इन्हें हम एल्केन्स भी कहते हैं। ध्यान रखना, एल्केन के लास्ट में है एन, इसे हम वेब मेथ एथ प्रोप के साथ ज्वाइन करके कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे। कुल मिला के आप इस एन को ध्यान में याद रखेगा, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड। और जो कार्बन कंपाउंड डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं उन्हें हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में भी जो डबल बॉन्ड कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन कहते हैं। जहाँ पे भी आपको 2 एटम्स के बीच ये सिंगल बॉन्ड वाला सिंबल मिले तो यह सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है उसको शो करता है। सिमिलरली डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये सिंबल यूज होते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मेथेन। इसको हम समझने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेथ एंड एन। मैंने आपको बताया था कि मेथ यानी कि एक कार्बन, आई होप आपने वो टेबल याद करके लिख के याद कर ली होगी। तो मेथ यानी कि एक कार्बन और उसके साथ एन है यानी कि सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और आप इसको हमेशा याद रखना कि जो कार्बन है वे केवल 4 ही सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसको आप 4 हाथ वाले कॉन्सेप्ट से अच्छे से समझ सकते हो, यानी कि कार्बन हमेशा 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, यानी उसके टोटल 4 हाथ हैं। तो अब आप सिंपली 4 हाथ यानी सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दीजिएगा और उनमें हाइड्रोजन को फिल कर देना, तो यह कंपाउंड बनेगा CH4 यानी कि मेथेन। चलो अब हम सिमिलरली एथेन का फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। एथेन को पहले हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहला है एथ एंड सेकंड एन। एथ यानी कि 2 कार्बन, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड। यहाँ कार्बन का एक हाथ दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है यानी कि उसके पास 3 और हाथ हैं, तो हम 3 और हाथ यानी कि सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर देंगे और उनमें हाइड्रोजन फिल कर देंगे। तो यहाँ टोटल 6 हाइड्रोजन फिल होंगे यानी कि फॉर्मूला बनेगा C2H6। अब क्या आप इसी प्रोसेस को रिवर्स करके C3H8 कंपाउंड का नाम बता सकते हैं? यहाँ आप देख रहे होंगे कि 3 कार्बन है यानी कि प्रोप। पहले हम इसका एक बार स्ट्रक्चर बना लेंगे और हाइड्रोजन फिल कर देंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन परफेक्टली फिल हो गए हैं और सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो यह एल्केन ग्रुप का है। तो हम प्रोप के लास्ट में एन लगा देंगे तो यह बनेगा प्रोपेन। इसी तरीके से आप इस टेबल में मौजूद जो इनके फॉर्मूले हैं इनको याद कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर और नाम अपने आप ही बन जाएंगे। इसके लिए एक आसान ट्रिक भी है जिससे आप बिना स्ट्रक्चर बनाए कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर आप यह पूरी टेबल याद नहीं करना चाहते तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो कि एक फॉर्मूला है CnH2n+2। n यानी कि नंबर ऑफ कार्बन। इससे आप कोई भी कंपाउंड के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि एथेन। एथेन 2 वर्ड से बना है, एथ और एन। एथ यानी कि 2 कार्बन, हम n की जगह 2 रखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा C2H6। तो है ना ये आसान ट्रिक। मैं चाहता तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली बता देता, लेकिन आप फिर इन डेप्थ नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने आपको यह लास्ट में बताया। तो जो ये फॉर्मूला है इससे आप टेबल से कोई भी कंपाउंड नेम को उठाइए और उसका फॉर्मूला बनाइए, और वैसे भी आप फॉर्मूला से स्ट्रक्चर तो बना ही लोगे। चलो अब हम एल्कीन के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, उनके नाम और फॉर्मूला बनाना सीखेंगे।
एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड, इसके लिए ये सिंबल यूज होगा जो कि डबल बॉन्ड को शो करता है, यानी इसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो अगर आप एल्कीन कंपाउंड्स के नाम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, जिसके लिए आपको यह टेबल याद करनी होगी। लेकिन अगर आप यह टेबल याद नहीं करना चाहते तो एक बार इस फॉर्मूले को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, जो कि है CnH2n। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ जो n है विन है नंबर ऑफ कार्बन। चलो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एथेन। ध्यान देना, पहले हमने एल्केन सीरीज पढ़ी थी जहाँ एथेन था, ये इथीन है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो एथ यानी कि 2 कार्बन, हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा C2H4। अब आप इस फॉर्मूले से स्ट्रक्चर तो आसानी से बना ही लोगे। इन यानी कि डबल बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। सिमिलरली आप इस टेबल में मौजूद इन सभी कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाइए। इसी तरीके से अब हम एल्काइन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, और इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। फॉर एग्जांपल पेंटाइन, पेंट यानी 5 कार्बन, n की जगह 5 पुट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा C5H8। लास्ट में आयन लगा है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, तो जो 2 कार्बन होंगे उनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब सिंपली जहाँ पे बॉन्ड बचे हैं, यानी कि जहाँ भी कार्बन के 4 हाथ नहीं है, वहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड लगा देंगे और अब हम हाइड्रोजन फिल कर देंगे, तो ये टोटल हाइड्रोजन है 8, इसलिए ये फॉर्मूला बना C5H8। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स। इस टॉपिक में हम एक टर्म को समझेंगे जो कि है आइसोमर। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन का। वैसे मैंने आपको अभी तक स्ट्रक्चर बनाना सिखा ही लिया है, तो आप ब्यूटेन का स्ट्रक्चर तो बना ही लोगे। चलो मैं आपको एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में हम ब्यूटेन को तोड़ेंगे, तो ब्यूटेन बना है 2 वर्ड से, ब्यूट एंड एन। ब्यूट यानी कि 4 कार्बन, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड। सेकेंड स्टेप में जो एल्केन वाला फॉर्मूला है, जहाँ एन होगा 4, वहाँ हम इसको रख देंगे, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला बनेगा C4H10। तीसरे स्टेप में हम उनको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? हमें पता है कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं और जो भी हाथ खाली है वहाँ पे आप हाइड्रोजन भर दीजिए। तो एक स्ट्रक्चर तो यह हो गया, पर क्या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं? यहाँ हमने एक ब्रांच बना दी है, तो क्या यह स्ट्रक्चर गलत है? जी नहीं, ये दोनों स्ट्रक्चर सही हैं, बस आपको ध्यान देना है कि आपने बॉन्ड सही से बनाया हो। इसके लिए आप वह हाथ वाली ट्रिक याद कर लीजिएगा। तो इसी को हम आइसोमर कहते हैं, यानी कि जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वे तो सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वे अलग अलग है। तो यह तो ब्रांच वाला स्ट्रक्चर आइसोमर हो गया। हम वैसे रिंग के फॉर्म में भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। रिंग्स वाले स्ट्रक्चर का एक पॉपुलर एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन। इसका फॉर्मूला है C6H12। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा और इसके स्ट्रक्चर को भी। इसी तरीके से बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6 और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। इन दोनों कंपाउंड्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। वैसे इनका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, आपको अभी यह जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बस आप इनका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए। इसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप 4-5 बार इसको कॉपी में बना लीजिए, ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से याद हो जाए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज विल यू बी माई फ्रेंड। इस टॉपिक में हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि जो कार्बन है वे एक फ्रेंडली एलिमेंट है और हमने उसका केवल हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाना देखा, लेकिन कार्बन अदर एलिमेंट्स जैसे हैलोजन्स, ऑक्सीजन्स, नाइट्रोजन और कई सारे कंपाउंड्स के साथ जो है ये बॉन्ड बनाता है। जैसे हम CH4 में एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर उसकी जगह Cl लगा सकते हैं, और जैसे C2H6 की जगह एक हाइड्रोजन को हटाकर Br लगा सकते हैं, यानी कि ब्रोमीन। तो जो ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं उनको हम कहते हैं हेटेरोएटम्स, और ये ग्रुप में भी हो सकते हैं जैसे OH यानी कि अल्कोहल। तो ये जिसके भी साथ जुड़ते हैं उनको ये अपने जैसा बना देते हैं, यानी अपनी प्रॉपर्टीज शो करने लगते हैं, रिगार्डलेस उस कंपाउंड की लेंथ या कार्बन चेन कितनी है। इसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप।
जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, भले ही यह कितनी बड़ी कार्बन चेन हो, पर इसके लास्ट में OH फंक्शन लगा है, यानी यह अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो यह पूरी चेन ही अल्कोहल के नाम से जानी जाएगी। सिमिलरली ये एल्डिहाइड ग्रुप है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में CHO लगा है। ये कीटोन ग्रुप का कंपाउंड है क्योंकि यहाँ CO लगा है। यह कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है क्योंकि यह COOH फंक्शन से लगा है। इस टेबल में कुछ फंक्शनल ग्रुप डिस्क्राइब हैं, आप इनके फॉर्मूले और स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनके बिना आप नोमेनक्लेचर की जो भी एंटायर केमिस्ट्री है वे नहीं पढ़ पाएंगे। इनके बिना आप जो है कंपाउंड की नेमिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आई होप आप इस टेबल की इंपॉर्टेंस से समझ रहे होंगे और आपने इसको लिखकर अच्छे से याद कर लिया होगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज ऐसी सीरीज होती है जहां कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है और इनका जनरल फॉर्मूला भी एक जैसा होता है। जैसे ये एल्केन एक होमोलोगस सीरीज हुई, एल्कीन अलग और एल्काइन एक अलग होमोलोगस सीरीज है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो फाइनली अब ये टॉपिक आ गया है जो कि इंटायर केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप कंपाउंड्स की नेमिंग के बारे में सीखेंगे। ये नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक उन सभी टॉपिक का इम्पोर्टेंट पार्ट है जो अभी तक आपने सीखा है। ये टॉपिक अभी तक के सभी टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस टॉपिक से आपका 101% क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये न केवल 10th बल्कि हायर केमिस्ट्री के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको इससे पहले के जो भी टॉपिक है वे क्लियर नहीं है तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके वीडियो को रिवाइंड करके उन टॉपिक्स को दोबारा प्ले कीजिएगा और पहले उन टॉपिक्स को सीखिएगा, देन इस टॉपिक को देखिएगा। इस टॉपिक में हम कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे और उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप है जिनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेमिंग करने से पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इन टेबल्स को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको ये समझ नहीं आए तो चलो मैं आपको एक बार इनको दोबारा समझा देता हूँ। इस टेबल में आप देख रहे होंगे कि जो एक कार्बन है उसको हम मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट। सिमिलरली 5 कार्बन को हम पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नन और 10 कार्बन को डेक कहते हैं। जो ये एल्केन है ये सिंगल बॉन्ड को शो करता है कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में। सिमिलरली एल्कीन डबल बॉन्ड शो करता है 2 कार्बन्स के बीच में और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड को शो करता है। फिर आती है हमारी ये फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल। इसमें भी जो प्रायोरिटी ऑर्डर है यानी कौन सा ज़्यादा पावरफुल है वे पहले आता है। सबसे ज़्यादा पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है और ये सबसे पहले आएगा, यानी इसकी जो प्रायोरिटी होगी वे सबसे पहले होगी। तो अगर आपको किसी भी कंपाउंड में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिख जाए तो समझ जाना ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है और उसके नाम में हमेशा ओइक एसिड जो है जुड़ेगा। ध्यान रखना ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है, यानी नेमिंग में सबसे ज़्यादा इसकी चलेगी। प्रायोरिटी टेबल के सेकंड में जो फंक्शनल ग्रुप आता है वह है कीटोन। तो जो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आएगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सबसे ज़्यादा इसकी चलेगी क्योंकि यह प्रायोरिटी ऑर्डर में सेकंड नंबर पे आता है। इसकी पहचान ये स्ट्रक्चर है। अगर आपको किसी भी कंपाउंड में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाना ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है और उस कंपाउंड के नाम में हमेशा ओन लगा होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर में जो तीसरा फंक्शनल ग्रुप आता है वह है एल्डिहाइड। इसके फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला है CHO। अगर किसी कंपाउंड के एंड में आपको डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड विथ हाइड्रोजन मिले तो समझ जाना कि यह एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और इसके नाम में अल शेष बचेगा। कई लोग एल्डिहाइड और कीटोन में कंफ्यूज होते हैं, पर आप अब कंफ्यूज मत होना। ये जो है मेरी पर्सनल ट्रिक है, कीटोन कहीं बीच में होगा और एल्डिहाइड एट लास्ट में लगा होगा। यानी अगर आपको कीटोन फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है तो यह हमेशा कंपाउंड के बीच में होगा और जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ये कंपाउंड के लास्ट में लगा होगा। देन आता है एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और इसको पहचानना सबसे ज़्यादा आसान है। अगर आपको किसी भी कंपाउंड में OH लगा मिल जाए तो समझ जाना ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। आई होप आपको ये फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल या अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा रिवाइंड करके दोबारा समझो। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति के नाम का एक फॉर्मेट होता है जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम, तो उसी प्रकार कंपाउंड की नेमिंग भी होती है और उनका भी एक फॉर्मेट होता है जैसे कि प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स।
यानी कि कंपाउंड के नेम में सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, देन रूट वर्ड एंड देन एट लास्ट सफिक्स। चलो पहले हम इन तीनों टर्म्स को अच्छे से समझते हैं। रूट वर्ड डिपेंड करता है कि कंपाउंड में कितने कार्बन है। जैसे कि इस स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ 3 कार्बन है। मैंने आपको बताया था कि 3 कार्बन यानी कि प्रोप, तो इसका रूट वर्ड होगा प्रोप। आई होप आपने वो टेबल अच्छे से याद कर ली होगी। सिमिलरली इस कंपाउंड में 4 कार्बन है, यानी इसका रूट वर्ड होगा ब्यूट। अब प्रीफिक्स और सफिक्स को समझते हैं। तो जो प्रीफिक्स है वे रूट वर्ड से पहले आता है। जैसे इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप दिख रहे होंगे। तो जो लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनको हम जो है प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। सिमिलरली सफिक्स हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में एल्कीन, एल्काइन ये सब आते हैं। सेकेंडरी में कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल ये सब आते हैं। तो चलो हमें इससे तो नाम क्या होता है उसके बारे में पता चल गया, लेकिन ये बनता कैसे है, यानी कि कंपाउंड्स की नेमिंग आखिर होती कैसे है। तो किसी भी कंपाउंड की नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल है आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड नंबर ऑफ कार्बन, यानी पहले हम कितने कार्बन है उसे फाइंड करेंगे। जैसे इस एग्जांपल को देखो, यहाँ 5 कार्बन है तो इसका रूट वर्ड होगा पेंट। सेकंड रूल है नंबरिंग द कार्बन एटम विथ लोएस्ट नंबरिंग सेलेक्टेड। इस रूल के अकॉर्डिंग हम कार्बन एटम्स को नंबरिंग करते हैं जहाँ से उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वे नियरेस्ट हो। मगर ऐसा क्यों? तो देखो जैसे ये स्ट्रक्चर है, अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो यह कुछ ऐसा होगा और राइट से करेंगे तो कुछ ऐसा। लेफ्ट से नंबरिंग करने पे हमारा फंक्शनल ग्रुप 1 और 3 पे होगा और राइट से नंबरिंग करने पे हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो 5 और 3 पे है। यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट से नंबरिंग करने पे हमको लोएस्ट डिजिट्स मिल रहे हैं, इसलिए इस रूल के अकॉर्डिंग लेफ्ट से नंबरिंग करना सही होगा। तीसरा रूल है आपको हमेशा नाम के जो फॉर्मेट है उसको सही से रखना है। जैसे सफिक्स में पहले प्राइमरी देन सेकेंडरी सफिक्स आएगा। इस एग्जांपल में 5 कार्बन है तो इसका रूट वर्ड होगा पेंट। इसका प्रीफिक्स ब्रोमो होगा क्योंकि यह लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है और सफिक्स में ऑल लगेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल वाला है। नंबरिंग में पहले ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो, देन रूट वर्ड है पेंट। क्योंकि जो कार्बन है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ एन लगेगा। देन एट लास्ट सफिक्स यहाँ पे अल्कोहल है तो 3 पे है तो 3 ऑल, तो इसका नाम बनेगा 1 ब्रोमो पेंटेन 3 ऑल। आई होप आपको नेमिंग करना आ गया होगा। क्या आपको अभी भी कंफ्यूजन है? तो कम ऑन वंस अगेन। हमारे पास ये स्ट्रक्चर था, इसकी हमें नेमिंग करनी थी। पहले रूल के अकॉर्डिंग हमने नंबर ऑफ कार्बन देखे जो कि थे 5, यानी कि टेबल के अकॉर्डिंग इसका रूट वर्ड होगा पेंट। सेकेंड हमने नंबरिंग करनी शुरू करी जहाँ से हमें लोएस्ट नंबरिंग अचीव हो। इस स्ट्रक्चर में हमने यह लेफ्ट से नंबरिंग करी। थर्ड स्टेप में हमने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबको रख दिया। नंबरिंग में फर्स्ट पे ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो, देन रूट वर्ड पेंट है। क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन यानी कि एन लगेगा। देन एट लास्ट सफिक्स है, यहाँ पे अल्कोहल 3 पे है तो 3 ऑल होगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ा 1 ब्रोमो पेंटेन 3 ऑल। इसी तरीके से क्या आप इस स्ट्रक्चर का नाम बता सकते हैं? यहाँ जो है 3 कार्बन है यानी कि प्रोप। आप देख रहे होंगे कि फंक्शनल ग्रुप OH लगा है यानी कि अल्कोहल, तो इसका सफिक्स होगा ऑल। यहाँ कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। फॉर्मेट में जब हम इसको रखेंगे तो यह बनेगा प्रोपेनॉल। सिंपली क्या आप इस स्ट्रक्चर का नाम बता सकते हो? तो इस स्ट्रक्चर में प्रोप यानी कि 3 कार्बन, यहाँ लास्ट में डबल बॉन्ड O है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कहीं लास्ट में डबल बॉन्ड O दिखे विथ सिंगल बॉन्ड विथ हाइड्रोजन तो यह एल्डिहाइड ग्रुप होगा। एल्डिहाइड में Al बचता है तो यह होगा प्रोपेनाल। इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर है। यहाँ आप कंफ्यूज मत होना कि एल्डिहाइड है या कीटोन। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, वहाँ बीच में डबल बॉन्ड O है यानी कि यह कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन के एट लास्ट में ओन बचता है तो हम प्रोप के साथ ओन लगा देंगे तो यह बनेगा प्रोपेनोन। आई होप अब आप किसी भी कंपाउंड का जो है नाम बता दोगे। तो आपकी बुक में एक टेबल है, उसमें कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, उनको आप अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिएगा।
देन ठीक उसी टेबल के नीचे कुछ क्वेश्चन है, उनको आप जो है सॉल्व कीजिएगा। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब मैं आगे जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ उनको आप ज़रूर एग्ज़ाम से पहले 2-4 बार लिख के याद कर लीजिएगा। कुछ टोटल 9-10 रिएक्शन है तो ध्यान से देखना। थोड़ा आपको ये कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन बार बार याद करने पे आपको ये याद हो जाएंगे। तो कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है कंबशन, यानी कि प्रोसेस वेयर अ सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिविंग ऑफ हीट एंड लाइट इन द प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। यानी कि जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर हीट और लाइट देता है तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन। फॉर एग्जांपल CH4 यानी कि मीथेन प्लस ऑक्सीजन बनेगा CO2 प्लस H2O और ये हीट और लाइट को भी देगा। इसी में आपसे कई बार बर्निंग के केस में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछ लेता है, तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिख दीजिएगा। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वे जनरली क्लीन फ्लेम से बर्न होते हैं, वहीं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम और ब्लैक स्मोक देते हैं। कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी में दूसरी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। वैसे आपने इसकी डेफिनेशन तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही ली होगी। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, जब हम एथेनॉल को KMnO4 की प्रेजेंस में हीट कर रिएक्शन करते हैं तो हमें एथेनोइक एसिड मिलता है। यहाँ आप एथेनॉल देख के कंफ्यूज मत होना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तीसरी प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन। जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकेल या पैराडियम तो वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। जैसे वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड करने पे हमें वेजिटेबल घी मिलता है। इस टॉपिक में आप हाइड्रोजनेशन और उसका एग्जांपल जरूर से याद कर लीजिएगा। वैसे आप यहाँ कैटलिस्ट से कंफ्यूज मत होना। कैटलिस्ट यानी कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता हो, जैसे कि निकेल और पैराडियम। चौथी प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली अनरिएक्टिव होते हैं, हाउएवर सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम क्लोरीन को हाइड्रोकार्बन में ऐड करते हैं तो यह काफ़ी फास्ट रिएक्शन होती है एंड एट दैट टाइम क्लोरीन कैन ईजिली रिप्लेस हाइड्रोजन 1 by 1। इसमें बस आप इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा। Our next topic is some important carbon compounds, ethanol and ethanoic acid। पहले हम एथेनॉल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। एथेनॉल जो है रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होता है। इसको हम अल्कोहल भी कहते हैं और कई सारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स में इसका यूज होता है। तीसरा, एथेनॉल एक गुड सॉल्वेंट है। इसको हम मेडिसिनल पर्पस, सिरप्स और टॉनिक बनाने के लिए यूज करते हैं। अब हम एथेनॉल की कुछ रिएक्शन को देखते हैं। पहली रिएक्शन है विथ सोडियम। जब हम सोडियम को एथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम एथोक्साइड बनता है। सेकंड, जब हम एथेनॉल को 443 केल्विन पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यह एथीन बनता है। अब हम एथेनोइक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। एथेनोइक एसिड को हम कॉमनली एसिटिक एसिड भी कहते हैं। जब हम 5 to 8% एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड वाटर में मिलाते हैं तो यह विनेगर फॉर्म होता है, जो कि ऐसा प्रिजर्वेटिव यूज होता है अचार बनाने के लिए। तीसरा, एथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है 290 केल्विन, इसलिए यह आमतौर पे विंटर में फ्रीज हो जाता है यानी कि जम जाता है। तो अब हम एथेनोइक एसिड की कुछ रिएक्शन को पढ़ते हैं। पहली रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जब हम एथेनोइक एसिड को एथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एस्टर फॉर्म होता है। एस्टर जनरली स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है और यह परफ्यूम बनाने में यूज होता है। सेकंड, रिएक्शन विथ बेस। जैसा कि हमने मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में एक रिएक्शन पढ़ी थी, यानी कि जब हम एसिड और बेस को जोड़ते हैं तो वह सॉल्ट और वाटर देता है। सिमिलरली जब हम एथेनोइक एसिड जो कि एक एसिड है उसको हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। तीसरा, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स। एथेनोइक एसिड को हम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पे हमें सोडियम एसिटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। वहीं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पे यह रिएक्शन होती है। इन सारी रिएक्शन को आप 10 बार लिख के याद कर लीजिएगा क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आवर लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इज सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटर्जेंट इज अ पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। जो सोप्स होते हैं वे बायोडिग्रेडेबल होते हैं और डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल। सोप्स में वीक क्लीनिंग एक्शन होता है, वहीं डिटर्जेंट स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन वाले होते हैं।
सोप्स का एक एग्जांपल हो गया C17H35। कई बार आप एग्जाम में इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाता है, तो आप इन सारे डिफरेंस को याद कर लीजिएगा। तो यारो फाइनली हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने जो भी कार्बन कंपाउंड्स और उनकी नेमिंग के बारे में पढ़ा था वह केवल 10th के लेवल के लिए तक है, लेकिन यह फ्यूचर केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस कॉन्सेप्ट है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को दो तीन बार और रिवाइज करके देखिएगा, खासकर एग्जाम से पहले, ताकि आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट हैं वो पूरी तरह क्लियर हो जाएं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।